हेलो, वेलकम बैक टू रीत एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रीति। तो आज हम फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या है? जब मेल एंड फीमेल गैमेट, जो कि मेल का स्पर्म एंड फीमेल का एग, जब फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म में कैपेसिटेशन का प्रोसेस होता है। कैपेसिटेशन बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस का एक सेट है जिसकी वजह से मैमेलियन स्पर्म एग को फर्टिलाइज करने के लिए कॉम्पिटेंट हो जाते हैं। कैपेसिटेशन के प्रोसेस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अवेलेबल फ्लूइड की वजह से होता है। तो स्पर्म, टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस में मॉर्फोलॉजिकली तो मैच्योर हो जाता है, लेकिन फंक्शनल मैच्योरिटी के लिए स्पर्म का कैपेसिटेशन होना जरूरी है। जब स्पर्म कैपेसिटाइज हो जाता है तभी वो एग को फर्टिलाइज कर सकता है। अगर हम क्या करें, लैब में स्पर्म को इंक्यूबेट करें और टिश्यू कल्चर मीडियम को ऐसे डिजाइन करें कि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जैसी कंडीशन को मिमिक करे, तो ऐसी कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हो सकता है। क्या लेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के फ्लूइड को मिमिक करे? टिश्यू कल्चर मीडियम में हम लेंगे बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एंड सीरम एल्ब्यूमिन। ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो तीनों कंपोनेंट के बिना कैपेसिटेशन नहीं होता है, और अगर कैपेसिटेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन जो है वो फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम 3 रिएक्शन सेटअप करते हैं। पहले रिएक्शन में हम क्या करेंगे, एक मैमेलियन एग लेंगे, मैमेलियन स्पर्म लेंगे वेस्ट रेफरेंस से, और फीमेल के ओविडक्ट से फ्लूइड लेंगे, और इन तीनों को हम क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर डिश में इंक्यूबेट करेंगे। तो हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक और रिएक्शन सेटअप करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, मैमेलियन एग को लेंगे, मैमेलियन स्पर्म लेंगे वेस्ट रेफरेंस से, एंड यहाँ पर हम फीमेल ओविडक्ट फ्लूइड जो है उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, बाइकार्बोनेट आयन लेंगे, कैल्शियम आयन लेंगे एंड सीरम एल्ब्यूमिन लेंगे, और इन तीनों को हम क्या करेंगे, मैमेलियन स्पर्म और मैमेलियन एग के साथ टिश्यू कल्चर डिश में इंक्यूबेट करेंगे। तो हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अब भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर क्यों कंप्लीट हुआ है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड जो होता है उसको ये बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम एंड सीरम एल्ब्यूमिन जो है उसमें ये तीनों कंपोनेंट होते हैं, और ये तीनों कंपोनेंट मेजर रोल प्ले करते हैं स्पर्म के कैपेसिटेशन में। अब हम क्या करते हैं, एक और रिएक्शन सेटअप करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, मैमेलियन एग लेंगे, मैमेलियन स्पर्म लेंगे लेकिन सेमिनिफेरस टिब्यूल से, और फीमेल ओविडक्ट से फ्लूइड लेंगे, और टिश्यू कल्चर डिश में हम क्या करेंगे, तीनों को इंक्यूबेट कर देंगे। तो हम देखते हैं कि इस टाइम पर प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन का वो कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो स्पर्म होता है वो अपनी मैच्योरिटी की जो जर्नी होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्टार्ट होकर वेज रेफरेंस में कंप्लीट करता है। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का कैपेसिटेशन होना भी जरूरी है, और स्पर्म का वेस्ट डिफरेंस से होना भी जरूरी है, एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड की प्रेजेंस का होना भी जरूरी है। तो जो कैपेसिटेशन होता है, कैपेसिटेशन के टाइम पर कुछ मॉलिक्यूलर इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं वो मॉलिक्यूलर इवेंट्स? जैसे कोलेस्ट्रॉल रिमूवल। तो जो सीरम एल्ब्यूमिन जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से आएगा, और वो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। इस रिमूवल से जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, और स्पर्म की स्पीड भी बढ़ जाती है, एंड जो लिपिड राफ्ट है उनका स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो जाता है। स्पर्म के एंटीरियर हेड में रिसेप्टर जो है वो एग्रीगेट हो जाते हैं, और ये चेंजेस नेसेसरी होते हैं सबसिक्वेंट आयन फ्लक्सेस के लिए। अब जब कोलेस्ट्रॉल रिमूवल हो जाता है तो स्पर्म मेम्ब्रेन पे जो कैल्शियम चैनल है उनकी ओपनिंग हो जाती है, उनकी ओपनिंग के लिए ट्रिगर मिलता है। पोटेशियम का ई फ्लक्स क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नेगेटिव बना देता है, जिससे स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाती है। हाइपरपोलराइजेशन से
कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट आयन का इन्फ्लक्स होता है। बाइकार्बोनेट एडिनाइलिक साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। ये एंजाइम एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ने से प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या होगा, प्रोटीन काइनेज ए के एक्टिवेशन से स्पर्म के प्रोटीन में फास्फोराइलेशन होता है। ये फास्फोराइलेशन इवेंट स्पर्म के एक्रोसोमल रीजन में रिसेप्टर एक्सपोजर एंड मेम्ब्रेन मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब ये जो मॉलिक्यूलर इवेंट से क्या हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल रिमूवल, आयन इन्फ्लक्स एंड साइक्लिक एएमपी प्रोडक्शन एंड प्रोटीन फास्फोराइलेशन, जब ये मॉलिक्यूलर इवेंट हो जाते हैं तो उसके बाद जो स्पर्म है वो एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए तैयार हो जाता है। एक्रोसोमल रिएक्शन में स्पर्म अपना एक्रोसोमल वेसिकल रिलीज करता है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो कि क्या है, हायालुरोनिडेज एंड एक्रोसी, ये एंजाइम होते हैं। और ये जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करके एग तक पहुंचने में स्पर्म को मदद करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो एग होता है ना, एग को सराउंड करने वाले जोना जो पेलुसिडा है, उसमें मेनली ZP1, ZP2, ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ये तो ZP3 है। ZP3 83 किलो डाल्टन प्रोटीन है, जो कि केवल कैपेसिटेटेड स्पर्म से ही बाइंड कर सकती है। माउस के केस में ZP3 रिसेप्टर स्पर्म हेड सरफेस पर अवेलेबल होता है। और ये जो ZP3 रिसेप्टर हैं, इनके इंटरेक्शन से कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं और स्पर्म हेड से एक्रोसोमल वेसिकल का एक्सोसाइटोसिस होता है। उसके बाद क्या होता है, ZP3 इंटरेक्शन के बाद होता है ZP2 रिसेप्टर इंटरेक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद कुछ रिसेप्टर स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेड हो जाते हैं और बाद में इनर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन की बाइंडिंग प्रोटीन सेकेंडरी बाइंडिंग, जो कि ZP2 रिसेप्टर से होती है, में इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो इंटरेक्शन है ZP2 ये स्टेबलाइजेशन में हेल्प करता है। और जो ZP1 है जोना पेलुसिडा पर, ये जोना पेलुसिडा के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। फाइनली स्पर्म हेड एंटर कर जाता है तो एग कोर्टिकल ग्रेन्यूल अपना कंटेंट, जो कि क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइनिडेज, इसको रिलीज करता है। ये एंजाइम ZP3 से एन एसिटाइल ग्लूकोस अमाइन को रिमूव कर देता है, जिससे अब कोई स्पर्म जोना पेलुसिडा की ZP3 से बाइंड नहीं कर सकता और फाइनली जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाती है और पॉलीस्पर्मी नहीं होती है। तो होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा, फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स। थैंक यू।